नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज डेट है 21 दिसंबर। आज के दिन हम लोग जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला आर्टिकल रहने वाला है फॉग के बारे में, क्योंकि जो विंटर की फॉग है दोस्तों वो दिल्ली में पहली बार देखी जा चुकी है। हम लोग देखने वाले हैं क्या होती है फॉग, कैसे होती है, क्या रीज़न है इसके, और पॉल्यूशन को कैसे बढ़ावा देती है फॉग। फिर दूसरी बात हम लोग करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात ये यहाँ पे कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, दुनिया भर के लोग वहाँ पे आते हैं और कुछ फैसले लेते हैं, और आज की वीडियो में हम लोग उन्हीं फैसलों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद दी वार्म वेलकम। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है हमारे लिए, तो उसे जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए अब बढ़ते हैं। लेकिन बता दूं मैं कि आप लोगों के लिए 22 दिसंबर से यानी कि कल से जो आर्मी बैच हैं इसकी क्लासेस चालू हो जाएंगी, और साथ ही साथ आप लोग के लिए ऑफर भी वैलिड है अभी तक, तो आप लोग जाइए ऑफर को अवेल कीजिए। 0% की EMI भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बहुत नॉमिनल चार्जेस पे। साथ ही दोस्तों आप लोग के लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपकी पूरी प्रिपरेशन को ये नोट्स ही कवर करवा देंगे। और साथ ही आप लोग के लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, जिसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहले हम ले लेते हैं क्या मार्कर, उसके बाद हम लेंगे अपना आर्टिकल। तो देखिए क्या हुआ है, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हो चुके हैं, और दोनों दिन ही यहाँ पे आप कह सकते हैं जो डेंस फॉग है ये हमें देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर। जैसे कि हो गया आपका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कुछ पार्ट हो गए उत्तर प्रदेश के, और राजस्थान जैसी जगहों पे हमें फॉग देखने को मिला है। ओके, अब मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अब की बार वाली जो विंटर है दोस्तों वो कंपैरेटिवली थोड़ी गर्म है। ओके, ये आप मान सकते हैं। ओके, साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रीजन है आखिर फॉग बनता क्यों है, कॉज कैसे होता है, फॉग होता क्या है। क्योंकि फॉग एक तरीके से क्लाउड होता है, और ये बनता क्यों है, जब जो वाटर वेपर होते हैं कंडेंस हो जाते हैं। ये जो वाटर वेपर होते हैं ना आपके सामने वही होते हैं, ये हमारे मॉइस्चर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और साथ साथ टेम्परेचर कम होते ही जो फॉग है ये अपने आप को बनाना चालू कर देता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो एग्जांपल से आप इतना समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने गर्म पानी रखा अपने पास। ओके, और उसके बाद आपने क्या किया, गर्म नहीं ठंडा पानी, मान लीजिए आप लोग ठंडा पानी आपने रखा, और ठंडा पानी के ऊपर आपने रख दिया क्या, बस बाहर अपने फ्रिज से लेकर रख दिया ठंडा पानी। उसके आपने देखा होगा वहां पानी आ जाता है, नहीं तो ग्लास के बगल में पानी आ जाता है, तो वो क्या है, मॉइस्चर्स है, वो मॉइस्चर आ जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है। अब यहाँ तो बाहर कहाँ से जाएगा, अर्थ ही तो ना बाहर लग जाएगा, वो अंदर ही रहता है, और वो इसके फॉर्म में रहता है, फॉग के फॉर्म में। समझ में आ गया आपको। रात में क्या होती है, जो लैंड होती है कूल होती है, और जो एयर उसके पास रहती है वो भी कूल होती है। साथ ही दोस्तों जो मॉइस्चर हो जाता है वो कंडेंस होकर फॉग के फॉर्मेशन कर देता है। अब स्टार्टिंग में दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो फॉग है ये शुरुआत के टाइम पे बनता है जब टेम्परेचर सबसे लोएस्ट होता है। अब आप लोग कहेंगे कि सबसे टेम्परेचर जो लोएस्ट होता है वो तो रात में 1 बजे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अभी जाकर चेक करेंगे तो सुबह के 6-7 बजे ही आप देखेंगे सबसे कम टेम्परेचर होता है। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मुझे भी देखने को मिली। जब मैंने खुद चेक करा, मैंने कहा कि सबसे कम कब होता है, तो पता लगा कि ये तो दिन का टाइम होता है, जब आप लोग उठ रहे होंगे तब सबसे ज़्यादा ठंड होती है। तो ये है बातें। अब आपको मैं बताना चाहूंगा बेसिकली कि जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे। देखिए टेम्परेचर जो है वो दोस्तों डिप होता जा रहा है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। अगर हम बात करें दिसंबर 17 की, तो दिल्ली ने रिकॉर्ड किया लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर, जो कि अब तक का आप कह सकते हैं 6 डिग्री सेल्सियस आया है। एक अपडेट आता है दोस्तों सफर फॉरकास्टिंग सिस्टम से, यहाँ पे बताया गया कि जो आप कह सकते हैं फॉग की कंडीशन है वो रेडिएशन फॉग है। रेडिएशन फॉग एपिसोड जो है दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ मॉर्निंग्स में रहता है, ये विंड वगैरह को ठंड करते हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही आप कह सकते हैं हमें देखने को मिलता है। दिल्ली का रिकॉर्ड है दोस्तों कि ये लगभग यहाँ पे अराउंड 25.3 आवर्स डेंस फॉग के साथ रहा है दिसंबर में, और लगभग जनवरी के अंदर 38.3 आवर्स डेंस फॉग के साथ रहा है जनवरी के अंदर। तो आप मान सकते हैं कि पूरा एक दिन से ज़्यादा भी आप कह सकते हैं दिन भर फॉग रहता है। तो ये भी कंडीशन देखने को मिली है हमें, कई बार धूप ही नहीं निकलती पूरे दिन भर, तो वो दिन हमें भी देखने को मिले हैं। आगे भी आएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो और आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब पॉल्यूशन और फॉग के बारे में समझते हैं। देखिए दिल्ली जो है दोस्तों पॉल्यूटेड तो है ही, ओके, उसके बाद यहाँ पे फॉग भी आ गया, तो ये कुछ रीज़न है जो कि इसे और पॉल्यूटेड बनाते हैं। अगर मैं बता दूं आपको, जो मॉइस्चर होते हैं ना, वो जो फॉग है इनके अंदर ही कुछ यहाँ जो पॉल्यूटेंट्स पार्टिकल्स होते हैं ये पाए जाते हैं, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से लोगों को यहाँ पे फॉग जब आता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, आई इरिटेशन वगैरह ये सब होती हैं, क्योंकि ये सब इनडायरेक्टली यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है उसको भी रोक रही है। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपको। तो यही अभी कंडीशन चल रही है कहाँ की, दिल्ली की। और इस टाइम पे तो आप कह सकते हैं कि वहाँ की जो सुबह हो रही होगी वो ऐसी हो रही है कि आपको धुंधलापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता होगा। अगर आप गाड़ी भी निकालेंगे तो इतना धुंधलापन कि आप सामने देख नहीं सकते कि कौन सी गाड़ी है नहीं है। मैं कई बार ट्रैवल कर चुका हूं तो मुझे पता है कि जैसे कि आपको पता नहीं कि सामने की गाड़ी चल भी रही है कि नहीं चल रही है, और बहुत से एक्सीडेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं।
उनके बारे में हमें ध्यान रखना है और सरकार इसके बारे में जरूर सोचेगी कि आखिर किस तरीके से चीज़ें आगे लेके चलनी है उन्हें, कि ऐसी कंडीशन कम हो, एक्सीडेंट वगैरह कम हो और जो है सेफ एंड सिक्योर विंटर लोगों का बीते। अब दोस्तों अगला हमारा आर्टिकल आता है बायोडायवर्सिटी कमिटमेंट को लेकर। देखिए इंटरनेशनल एनवायरमेंटल जो कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पे अभी रिसेंटली खत्म हुई है, जो मॉन्ट्रियल कनाडा है वहाँ पे, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ अर्जेंट एक्शंस की बात करी है। किन के लिए? कि हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे और रिस्टोर करेंगे हमारी वर्ल्ड की बायोडायवर्सिटी हर एक फॉर्म में, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी हो। भारत अगर इस प्लेनेट में इनहेबिटेड है वो, तो हम लोग उसकी रक्षा करेंगे और उसके लिए यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। इस चीज़ की बताइए। ये जो कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, ये बायोडायवर्सिटी इक्विवेलेंट है, हाई प्रोफाइल क्लाइमेट मीटिंग में से एक है जो कि साल में एक बार होती है। और एक और बात दोस्तों यहाँ पे कि इसके अंदर यहाँ पे सिग्नेटरीज आए टू दी कन्वेंशन ऑन दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेके, जो कि 1993 का एक एग्रीमेंट था। ओके, ये आप कह सकते हैं जो आप कह सकते हैं ये वाला कन्वेंशन होता है, ये हर 2 साल में एक बार होता है, एनुअली नहीं होता है दोस्तों ये। और ये काम करता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो ग्लोबल प्लान है कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी के लॉस और रिस्टोर को कम कर सकते हैं या फिर उन पर रोक लगा सकते हैं, इस पे काम करता है ये। जो दोस्तों मॉन्ट्रियल में कॉन्फ्रेंस हुई थी वो डिलीवर करती है एक नया एग्रीमेंट जिसका नाम है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसके अंदर 4 गोल लिखे हुए हैं, 23 टारगेट हैं जिन्हें अचीव करना है 2030 तक। ओके, अब देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि इसको कई बार कंपेयर किया जा रहा है पेरिस एग्रीमेंट से भी ऑन क्लाइमेट एक्शन। ओके, उस पर भी यहाँ पे बात करी गई है, लेकिन अभी वाला जो आप कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन आता है, ये क्या कहता है? देखिए अगर हम बात करते हैं इस वाली मीटिंग से, इस वाली कॉन्फ्रेंस से, तो इसमें 2 फैक्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और जो CBD है, ये दोनों ही आप कह सकते हैं आउटकम है ऑफ दी 1992 रियो अर्थ समिट के। ओके, इसके अंदर दोस्तों बता दूं मैं थर्ड मेंबर ऑफ फैमिली है। ओके, जिसका नाम है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ओके, इस तरीके से आता है, जो कि आप कह सकते हैं डिग्रेडेशन, जो लैंड का डिग्रेडेशन है, इस पे काम करती है। तो ये दोनों काम करती हैं किस, मतलब ये जो अकेली है कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये काम करती है लैंड डिग्रेडेशन पे। ओके, और बाकी जो आगे आपकी UNFCCC और CBD जो है ये क्लाइमेट बात करती है। यहाँ पे 3 एनवायरमेंटल कन्वेंशन लेके आते हैं, एड्रेस किए गए हैं। क्लाइमेट चेंज दोस्तों वन ऑफ द मेन ड्राइवर्स है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें नुकसान देखने को जरूर मिलता है। जो चेंजेस हैं लैंड पे, ओशन पे, वो हमें देखने को मिलते हैं। जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का वो हमें देखने को मिलता ही है। 3 एग्रीमेंट यहाँ पे लाए गए हैं सेपरेट कोप्स के साथ, मतलब तीनों ही यहाँ पे इंटरलिंकेज हैं। पर हाँ, एक और बात है दोस्तों कि ये थोड़े अलग भी हैं। ओके, यहाँ पे बता दूं कि जो CBD है ये ना ही केवल एक कंजर्वेशन या फिर रिस्टोरेशन इकोसिस्टम बनाने की बात करता है, पर साथ ही ये सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करता है, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज की बात करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि सबको यहाँ पे बराबर का मौका मिले। और एक और बात यह है कि आप लोग ठीक तरीके से उसे यूज करें, तभी दूसरी जनरेशन उसे यूज कर पाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात आती है कार्टेनेगा एंड नगोया। देखिए CBD जो है 2 यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स लेके आती है। पहला है दोस्तों आपका कार्टेनेगा प्रोटोकॉल ऑफ 2003 और जो यहाँ पे नगोया प्रोटोकॉल ऑफ 2014 जो है इसको लेके आती है। दोनों ही एग्रीमेंट के जो नाम है ये तब दिए गए जहाँ पे ये हुई हैं बेसिकली। तो जो आप कहते हैं कार्टेनेगा, ये कार्टेनेगा वाली जगह पे हुई है, और जो यहाँ पे नगोया है नगोया वाली जगह पे हुई है। जो कार्टेनेगा प्रोटोकॉल है दोस्तों ये बायोसेफ्टी की बात करती है। ये बात करती है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कि हम लोग कैसे उन्हें यहाँ पे सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, यूज में कर सकते हैं। ओके, जिस तरीके से अभी आपका जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात आ रही है, उस तरीके से इनकी बात आई है। वहीं बात करें नगोया प्रोटोकॉल के, तो इसमें बात आती है यहाँ पे जो भी आप कह सकते हैं कमर्शियल यूटिलाइजेशन है बायोलॉजिकल और जेनेटिक रिसोर्सेज का, उसकी बात करती है। जैसे कि फार्मा कंपनीज वगैरह में हो गया, उनमें ये बात करती है। मोर देन GBF दोस्तों जो कंट्रीज हैं वो एग्री करती हैं मॉन्ट्रियल से। ओके, और साथ साथ दोनों ही प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे कंपेयर करती हैं विद द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, मैं एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है जहाँ पे मैंने पेरिस एग्रीमेंट के बारे में हर एक बात आपसे डिस्कस करी है। आप लोग उससे रिफर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब एक और इस मीटिंग के अंदर बात होती है 30x30 टारगेट की, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा। देखिए दोस्तों, मीटिंग में आप कितने कंक्लूड किया गया और ये बोला गया कि ये आप कहते हैं सेकंड पार्ट है COP15 का। जो पहला था, जो कि आप कह सकते हैं आपको देखने को लास्ट ईयर मिला था, कहाँ पे, कनिंग में, चाइना के अंदर, वहाँ पे बात आती है। ओके, देखिए पूरी मीटिंग के अंदर शेड्यूल की गई अप्रैल इसी साल, और जो कोविड थी उसकी सिचुएशन को देखा गया चाइना के अंदर, और वो भी सही नहीं थी। फाइनली इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे शिफ्ट किया गया मॉन्टेरा से। ओके, और एक और बात दोस्तों यहाँ पे कि इसकी जो प्रेसिडेंसी है ये भी दी गई चाइना को। अब इसके अंदर दोस्तों जैसे बताया मैंने आपको 4 गोल और 23 टारगेट हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को लेके, उनको कॉमनली रिफर किया गया है एज दी 30x30 टारगेट को। ये कमिटमेंट है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, ओशन और कोस्टल एरिया बाय दी 2030। ये आप कह सकते हैं एम है इसका। इस पर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई है जहाँ मैंने डिस्कस किया था आपसे।
जो ओवरऑल गोल है दोस्तों उसका यही मतलब है कि आप लोगों को कैसे इंश्योर करना है नेचुरल इकोसिस्टम को, उसको मेंटेन करके चलना है, उसकी सस्टेनेबिलिटी पर काम करना है, आपको इंक्रीज करना है एरिया ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम 2050 तक। एक और दोस्तों ये गोल है कि आप लोग को यहाँ पे इंश्योर करना है 10 फोल्ड रिडक्शन इन द एक्सटेंशन रेट से, ओके। और साथ साथ ये भी एस्टिमेशन है कि आप लोगों को मतलब लगभग 10 से लेकर 100 टाइम्स तक ज़्यादा काम करना है, ओके। एमंग दोस्तों यहाँ पे जो 2030 वाले गोल्स हैं उसकी कमिटमेंट है, उसके अंदर ये भी है कि आपको रिड्यूस करना है ग्लोबल फूड वेस्टेज बाय हाफ और रिड्यूस करना है रिस्क ऑफ पेस्टिसाइड्स या फिर जो कोई और केमिकल्स होती है दिक्कतें उनको कम करना है। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने कट किए हैं लगभग $500 बिलियन, लगभग आप मान सकते हैं इतने हर साल फ्रॉम द सब्सिडीज दैट हार्म बायोडाइवर्सिटी। 23 टारगेट है फॉर 2030, जिसके अंदर 13 to 30 टारगेट भी है और एक माइलस्टोन है जो कि हमें लेके चलना है 2050 वाले गोल तक। तो आप किसी ने 2030 वाला अगर हम लोग अचीव कर पाएंगे तो ही हम मान सकते हैं कि हाँ हमारी दुनिया जो है वो 2050 वाला भी कंप्लीट कर पाएगी। अदरवाइज हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि प्रोग्रेस अगर नहीं होगी दोस्तों तो टाइम तो लगता ही चीज़ों को बदलने में, क्लाइमेट को रिस्टोर करने में टाइम लगता ही लगता है। अब देखिए दोस्तों, पहली बार ऐसा नहीं है कि कंट्रीज दोस्तों सीबीडी की लिस्ट में आई हैं, अपने टारगेट बताया है उन्होंने, प्रोडक्शन की बात करी है, पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं और इस वाले डिकेड में तो ऐसी चीज़ें बहुत बार हुई हैं। 2010 के अंदर जो COP 10 हुआ था नगोया जापान के अंदर, वहाँ पे भी एक बात हुई थी जहाँ पे लोगों ने एग्री किया था स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी कंटेनिंग 20 टारगेट्स। अब उन्हें कहा गया साथ में एची टारगेट। आपको अगर मैं बता दूँ तो मैंने पहले कवर किया है एची टारगेट को भी, जहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि एची टारगेट भी अचीव नहीं हो पाए, ये अचीव होने थे पर ये भी अचीव नहीं हो पाए। असफलता है ये हमारी, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों जो बातें करी गई थी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अचीव नहीं हो पाए, कुछ परसेंट यहाँ पे अचीव कर पाए लोग, कुछ परसेंट यहाँ पे अचीव नहीं कर पाए और ये चीज़ हमें देखने को मिली है। जीबीएफ दोस्तों 2020 से लेकर 2030 वाले डिकेड पे एची टारगेट की बात करता है और ये अचीव तो नहीं हो पाए, लेकिन अब यहाँ बात करिए कि इस वाले को अचीव करना है हमें और इसके लिए सब के सब तैयार हैं बिल्कुल अच्छे से, ओके। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि आखिर मैं क्या बात है आपको बताना चाहता हूँ और किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का कमिटमेंट हमें देखने को मिलता है। आज वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।